पिछली दफ़ा हमने न्यूरल नेटवर्क्स बल्कि पिछली 1.5 को क्लास से, या आप बंद कर दें यार क्या वीडियो शेड्यूल बाद में देख लेना क्लास के, ठीक। तो बेसिकली पिछली दफ़ा हमने क्या किया था कि न्यूरल नेटवर्क और उसके ऊपर क्या लें कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन कैसे काम करती है वो थोड़ा सा देखा था कि जब न्यूरल नेटवर्क अगर हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, और अगर हमें इनपुट आए तो हम क्या क्या स्टेप्स करके आउटपुट तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये वाला काम हमने कर लिया था। अब जो हम करना चाहेंगे वो हम ये करना चाहेंगे कि हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कैसे करें, ठीक है। यानी पिछली दफ़ा तक हमने अज्यूम किया हुआ था कि नेटवर्क पहले से ट्रेन हुआ है, हमने सिर्फ उससे वैल्यूज़ इन्फर करनी है या निकालना है कि फ़लाँ क्लास पे से कोई चीज़ बिलोंग करती है दूसरी क्लास। तो जैसा कि ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हमने पीछे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी ट्रेन किया, हमने लीनियर रिग्रेशन भी ट्रेन किया है। तो दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं और उस कॉस्ट फंक्शन की बेस पे उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में होते हैं पैरामीटर्स नेटवर्क के, और हम कहते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, और जो उसको मिनिमाइज करें हम कहते हैं ये बेस्ट ट्रेनिंग की आउटपुट हमारी बनती। तो न्यूरल नेटवर्क में भी हम एग्जैक्टली यही करना चाहेंगे, ठीक है। सो लेकिन पहले हमें इसका कोई कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था उसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज अगर देखें तो हमने बेसिकली मल्टीपल लेयर्स कनेक्टेड थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होंगे, कैपिटल एल कह रहे होंगे कि इतनी एल नंबर ऑफ लेयर्स हैं। सो नंबर ऑफ लेयर्स के लिए हम कैपिटल एल यूज़ कर रहे होंगे, और स्मॉल एस एल जो है ना हम ये यूज़ कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ स्पेसिफिक लेयर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जिसमें नॉट इंक्लूडिंग द बायस लेयर, जिस तरह इस केस में हमारे पास लेयर 2 के अंदर 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं, क्योंकि हमने बायस लेयर दिखाई नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम बायस लेयर भी साथ में ला लें तो ये 6 हो जाएंगे। तो हम बेसिकली एस एल हम उसको कह रहे होंगे कि बायस के अलावा बाकी के जो यूनिट्स हैं हमारे वो कितने, ठीक है। 2 तरह के क्लासीफायर हम देख रहे होंगे, बाइनरी क्लासीफायर और मल्टी क्लास क्लासीफायर। ज़्यादातर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन बाइनरी क्लासीफायर का मतलब है 0 या 1। बाइनरी क्लासीफायर का मतलब है कि जो आखिरी लेयर है इसमें एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। ये जो यह बताता है कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक। जिस तरह हमने ट्यूमर की बात की वो एक बाइनरी क्लासीफायर बनेगा, ठीक। और अगर आपकी के क्लासेस हो तो हम उसको कह देंगे कि ये मल्टी क्लास क्लासीफायर है, जिसमें हम के कहेंगे, कैपिटल के विल यूज फॉर नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो 2 बड़े बड़े नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि जिस तरह डिफरेंट जो कैटेगरीज में हमने डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल कुत्ता बिल्ली और इंसान है अगर, तो ये 3 क्लासेस बन गई, ठीक है। तो आपने कहा कि यार k इज इक्वल टू 3। इसी तरह डिजिट्स क्लासीफाई करने हैं तो 0 से लेकर 9 तक हैं तो वो 10 डिजिट्स बन जाते हैं, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस हो गई 10। तो k इज रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग, और नंबर ऑफ क्लासेस हमेशा जो आखिरी लेयर में जितने न्यूरॉन लगे होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं। क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ से हमें जो निकल रही होती है वो प्रोबेबिलिटी है कि कितने % चांस है कि भाई ये फलां चीज़ है, ठीक है। तो ये हमेशा नंबर ऑफ क्लासेस की इक्वल है, यानी दिस इज ऑलवेज इक्वल टू के, ठीक है। और फर्स्ट लेयर जो है वो ऑलवेज इक्वल टू जो आपकी इनपुट्स हैं, ठीक है। तो इनपुट्स कितनी बनती हैं वो फर्स्ट लेयर है, आउटपुट्स कितनी बनती हैं वो नंबर ऑफ क्लासेस हैं, और दरमियान वाली लेयर में हमारी मर्जी है जितनी मर्जी लगा दें। और हमने लास्ट टाइम ये बात कही थी कि अगर हमारे पास के क्लासेस होंगी तो अब हम आउटपुट को इस तरह रिप्रेजेंट किया करेंगे। 1 जिस केस के लिए फॉर एग्जाम्पल पेडेस्ट्रियन के लिए हमने कहा कि पहला 1 आ जाए, कार हो तो दूसरे नंबर पे 1 आ जाए, मोटरसाइकिल हो तो तीसरे नंबर पे 1 आ जाए, एंड सो ऑन, बाकी सारे 0 होने चाहिए। ये हमारी आउटपुट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ओके, अब हम बनाना चाह रहे हैं, सो हमने न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि अब मल्टी लेयर भी है और इसमें बहुत सारे वेट्स हैं, ठीक है। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए पहले किया हुआ कि हमने उसका कॉस्ट फंक्शन भी बनाया था,
तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन से चलेंगे एंड देन लेट्स मॉडिफाई इट विद रिस्पेक्ट टू न्यूरल नेटवर्क। तो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन में हमने एक ये पूरी एक्सप्रेशन सी लिखी थी जिसमें लॉग वगैरह हमने क्यों लिए थे, किसी को याद है? नहीं, लॉग से कम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो रही थी। लॉग हमने इसलिए लिए थे ताकि हमारा कॉस्ट फंक्शन कन्वेक्स हो जाए, ठीक है। तो आपको वो वाई मैंने कहा था याद रखने क्यों किए थे, ठीक है। तो ये यू फेल्ड द टेस्ट पहली दफ़ा। ओके, इसको अगली दफ़ा याद रखना, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा पूछूंगा क्यों किया था, ठीक है। तो बाकी मतलब वो जो हमारा नॉर्मल कॉस्ट फंक्शन था ये उसी तरह की चीज़ थी, लेकिन हमने लॉग इसलिए लिए थे ताकि हम कहते हैं उसकी कॉस्ट फंक्शन को कन्वेक्स बना सकें, ठीक है। तो ये वो वाला कॉस्ट फंक्शन है। और ये जो लैम्डा बाय समथिंग है ये क्या चीज़ है, ये किस लिए ऐड किया था हमने? भूल गए यार, कुछ तो याद हो, कोई मकसद था इस पूरी टर्म का? हाँ सॉरी, कांस्टेंट तो नहीं, कोई मकसद था। इसके लिए हमने एक लेक्चर किया था पूरा कि क्यों हम इसको यूज़ करें। असल में तो कॉस्ट फंक्शन वो था ना, ये तो हमने बाद में डाला था। इसको हमने कहा था ये रेगुलराइजेशन टर्म है, और रेगुलराइजेशन का क्या मकसद था? रेगुलराइज करने से था कि हम उसको डाइवर्ज होने से बचा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हमने रेगुलराइज किया था, नहीं तो हमारे जो थीटास हैं वो अगर ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहे हो तो डाइवर्जेंस हो सकती है। तो ये हमने दो चीज़ें की हुई थी, रेगुलराइजेशन एंड, तो ये हमारा पूरा यानी रेगुलराइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन जो था वो ये बनता था। ओके, सो अब न्यूरल नेटवर्क के लिए हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, दिस इज़ फॉर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि अब मेरे पास जो आउटपुट्स आ रही हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक थी, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं, ठीक है। कितनी आउटपुट्स हैं अभी मैंने बताया था? के थी या एल थी? के थी। एल क्या था? नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। सो ये के आउटपुट्स थी, ठीक है। तो अब हमारा काइंड ऑफ ये जो कॉस्ट फंक्शन आता है ये दोनों के लिए हर किस्म की आउटपुट के लिए आएगा। तो हमने इसको भी देखना है कि इसके लिए ठीक आ रहा है कि नहीं, इसके लिए देखना है इसके लिए ठीक आ रहा है कि नहीं, इसके लिए देखना है। तो वी व्हाट वी डू इज वी कॉल्ड ऑफ काइंड ऑफ डू अ समेशन ओवर के, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ स्मॉल के इज इक्वल टू 1 टू लेके कैपिटल के तक जाता है। तो ये इसके लिए जो कॉस्ट आई है प्लस इसके लिए जो कॉस्ट आई है प्लस इसके लिए जो कॉस्ट आई है प्लस इसके लिए, सारी कॉस्ट को जमा कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि किसी भी एग्जाम्पल पे फेल हो तो कॉस्ट पे पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है? ओके, तो वापस स्लाइड पे आते हैं। तो ये वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन है, सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, एक थीटा ऑफ एक्स के साथ आई लगा दिया, ith आउटपुट टू रिप्रेजेंट कि ये के वाला एच ऑफ थीटा, क्योंकि अब एक एच नहीं रहा बल्कि आप समझे कि हर एक का जो एच है वो अलग-अलग बन गया, तो वो एच थीटा ऑफ आई बन गया, ठीक है। और हमने हर एक के लिए क्या किया, ये जो समेशन चल रही है ना, ये k इज इक्वल टू 1 से लेकर k तक जा रही है, यानी कि सारी आउटपुट्स के लिए अलग-अलग किया और उन सबको सम कर दिया। तो क्योंकि सारी कॉस्ट पॉजिटिव आनी थी, उनमें हर एक का इफेक्ट भी आ गया, तो इसका मतलब है कि कोई एक एग्जाम्पल भी गलत हो रही हुई तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल गलत होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमने उसको मिनिमाइज करना, तो ये सब के लिए मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। आज ये भाई जोन आउट बैठा हुआ, भाई तुम किसी और ख्यालों में हो, इधर हो इधर, ठीक। ओके, सो ये तो चीज़ समझ आ गई। सो दिस इज ऑल ओनली अ समेशन ओवर जो सारी आउटपुट्स आ रही थी उनके ऊपर। बाकी ये वाली तो समेशन है सारी एग्जांपल्स के ऊपर, स्मॉल है हमारी एग्जांपल्स देंगे, एक एग्जांपल के लिए निकालो, दूसरी के लिए निकालो, तीसरी के लिए निकालो। तो हर एग्जांपल के लिए आप हर आउटपुट के लिए कॉस्ट निकालें और उसको सम कर दें। और ये जो रेगुलराइजेशन वाली टर्म के अंदर आपको ट्रिपल समेशन नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं कर रही सिवाय इसके कि तमाम थीटास के ऊपर सम कर रही है, ठीक है। तो हमने रेगुलराइज करने के लिए क्या किया था, हमने कहा था कि सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, और लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज़ कम होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज हर थीटा जो है वो आपका कॉस्ट फंक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही थीटा कम होगा तो ये वाला फैक्टर कॉस्ट फंक्शन का ऑटोमेटिकली कम होना शुरू। तो ये जो समेशन है, ये सिंपली समेशन क्या कर रही है कि इस आपकी जो बायस टर्म्स को निकाल के, क्योंकि इसमें बायस टर्म्स नहीं आती रेगुलराइजेशन में, बाकी सारी टर्म्स जो है ना, बाकी सारे थीटास जो वेट्स आपके आते हैं, उन सब को ये सिंपली समेशन है, उनको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके 2m से डिवाइड करके उनको हमने ऐड किया हुआ, ठीक। बिकॉज ये वेट्स उस तरह है ना, ये वेट्स आपको याद होगा कि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, और फिर ये वाला इससे भी हो रहा है, 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 ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब ये वाले जो इसके लिए ये वाला वेट भी आएंगे, ठीक है, और फिर इसके लिए भी ये दोबारा वेट आएगा, तो ये वो उस मल्टीप्लिकेशन वाले इफेक्ट को कर रहा है। ये पूरा कि एक समेशन आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है और एक समेशन आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज कुछ क्लियर है कि ये सारे के सारे वेट्स इसमें शामिल हो जाए ताकि, ठीक है, ओके। तो ये तो आपका हो गया कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन के बाद अब हमने जो उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो जो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज हम करते हैं उसको हम कहते हैं, उसके लिए जो एल्गोरिथम यूज होता है उसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन, ठीक है। बैक प्रोपगेशन काइंड ऑफ समझेंगे मशीन लर्निंग की जो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है कि आपको बैक प्रोपगेशन थोड़ी सी समझ आ जाए, ठीक है। और बैक प्रोपगेशन जो है वो न्यूरल नेटवर्क की हिस्ट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था कि न्यूरॉन का आर्किटेक्चर तो समझ आ गया और इनको जोड़े, लेकिन अब इनको ट्रेन कैसे करें, ये अब एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो न्यूरल नेटवर्क्स को पहला बूस्ट मिला कि उसके बाद लोगों ने कहा कि यार अब ये एल्गोरिथम के जरिए हम ट्रेन तो कर सकते हैं इसको, अब हम यूज़ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उधर से पहली दफ़ा इनको थोड़ा सा बूम मिला, फिर लेकिन कुछ अरसे बाद जब डाउन हुआ तो दूसरा बूम फिर मिला कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से बड़ा वाला। तो यानी कि डिफरेंट आप अगर उसकी हिस्ट्री में देखें तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिथम। सो बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिथम क्या कर रहा है, ठीक है। तो मेन क्या है कि ग्रेडियंट की ये जो जे ऑफ थीटा तो हमने लिख दिया, ठीक है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ग्रेडियंट डिसेंट टाइप का ही काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये कॉस्ट फंक्शन है, इसमें ग्रेडियंट के हिसाब से नीचे जाएं और मिनिमा पे पहुंच जाएं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क का जो कॉस्ट फंक्शन है वो बेसिकली वो कन्वेक्स नहीं है, ठीक है, यानी कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ग्लोबल मिनिमा पे पहुँचें, हो सकता है हम लोकल मिनिमा पे पहुँचें, लेकिन इन प्रैक्टिस इससे कोई ज़्यादा फ़र्क अमूमन नहीं पड़ता, बिकॉज जो आप कोई भी नेटवर्क ट्रेन करें, डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं और जनरली वो सारे ठीक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सो बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, और अगर आपको लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ओवरऑल स्टेप्स ज़हन में हो, जो कि मैं चाहता हूं कि आपको हमेशा ज़हन में होने चाहिए, कि हमने एक कॉस्ट फंक्शन बनाया था, देन हमने एक ग्रेडियंट डिसेंट का तरीका पढ़ा था, और हमने कहा था कि इसके अलावा भी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होते हैं जिनको आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये पकड़ो कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, और इसको ऑप्टिमाइज कर दो, ठीक है। हमने उनमें से किसी की भी डिटेल नहीं पढ़ी, हमने उनके नाम देखे थे और हमने कहा था कि यार मैटलैब में एफ में नांक जो है एक फंक्शन, उसको हम कॉस्ट फंक्शन पकड़ा दें और उसे बता दें कि ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से करनी है तो वो इस तरह से कर देगा, और उसे बता दें दूसरे तरीके से करनी है तो वो दूसरे तरीके से कर देगा। तो उनमें जो फ़र्क पड़ेगा वो ये कि कौन ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज होता है, तो बड़े नेटवर्क में ये इंपॉर्टेंट होना शुरू। सो एनीवे हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हमें उसके लिए कॉस्ट और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने की ज़रूरत है। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स जिनको हम ग्रेडियंट कहते हैं, कि ये हम ग्रेडियंट का फंक्शन जो है ये लिख दें अगर किसी तरह, तो उसके बाद तो ऑप्टिमाइज करने वाले फंक्शन का काम है वो ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है। तो हमने ये बेसिकली ग्रेडियंट वाला फंक्शन किसी तरह कंप्यूट करना है। कॉस्ट का तो ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया हुआ है, कॉस्ट उसको मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं थी, लेकिन ये चेक करने के लिए कि ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, हम उसका हमने कहा था ना कि कॉस्ट वाला फंक्शन का ग्राफ अगर इस तरह का आ रहा हो
तो इट मेक सेंस। अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और फिर हम इस कन्वर्जेंस को देखना भी चाहते हैं कि कहीं पे जाकर ये मज़ीद कम होना बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि मज़ीद इटरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट इस काम के लिए चाहिए थी, असल में उसके लिए नहीं चाहिए थी। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम ये वाली जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लेट से पहले सिंप्लीफाइड एग्जांपल एक देख लेते हैं कि एक जिसमें हमने लेट से कि हमारी एम एग्जांपल नहीं थी, बस एक ही एग्जांपल थी, ठीक है। तो एक एग्जांपल में जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसको हम फॉरवर्ड पास कहते थे या फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं, उसमें हमने कहा था कि अगर इनपुट आती है तो व्हाट वी डू इज कि हम उस इनपुट को लेयर 2 में जाने के लिए जो लेयर 1 के थीटास हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। A1 को हमने कहा था कि इनपुट के बराबर है, ठीक है। इनको हमने कहा था हर लेयर की जो आउटपुट है उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन है उसकी। सो स्मॉल a का मतलब है हर लेयर की आउटपुट एक्टिवेशन ऑफ दैट लेयर है। तो A1 का मतलब है पहली लेयर की एक्टिवेशन, जो कि इनपुट ही है, इनपुट इटसेल्फ है पहली लेयर, तो ठीक है। तो हमने उसको उसके इक्वल कर दिया। दूसरा पहला स्टेप हमने ये किया कि उसको इस लेयर के थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास g(2) आ गया। उसको हमने सिग्मोइड से गुजारा, जो कि g(2) हमने जिसको कहा, ठीक है। तो z जो है वो समझे कि थीटा इंटू एक्टिवेशन है, और जो आपका सिग्मोइड से मल्टीप्लाई करना है उसको हम g(z) कहना शुरू कर दें। और ये हमने हर स्टेप पे किया। स्टेप 1 पे हमने किया थीटा इंटू a, फिर हमने g(z) लिया, फिर हमने जो इधर से आउटपुट आई उसको सेकंड लेयर के थीटा से गुजार दिया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास g3 आया, उसका सिग्मोइड ले लिया, एंड सो ऑन। और हर स्टेप पे हमने एक बायस ऐड कर दी। तो ये वाला पास करके हमारे पास क्या चीज़ निकली, फाइनली जो निकला वो A4 निकला, जो हमारी आखिर की आउटपुट्स थी, ठीक है। तो हम इनपुट लेते हैं, नेटवर्क से पास कराते हैं, हमारे पास आउटपुट्स आ जाती है, ठीक है। तो अगर अभी नेटवर्क ट्रेन नहीं है पूरी तरह, को हमने शुरू में रैंडम नंबर से इनिशियलाइज कराया हुआ लेट से, तो मैं इनपुट दूंगा, वो कोई आउटपुट निकालेगा और वो आउटपुट गलत होगी, ठीक है। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि उससे वापस बैक पास करें, यानी कि पहले फॉरवर्ड पास करके देखा आउटपुट आई है, फिर हमने कहा कि हम तो ये आउटपुट चाह रहे थे, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से क्या एडजस्टमेंट हम पीछे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं उसके हिसाब से क्या एडजस्टमेंट। तो हमने ये फॉरवर्ड पास किया, हमारे पास A4 आ गया आउटपुट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जाना चाह रहे हैं बैक प्रोपगेशन, या उसको बैकवर्ड पास बास्कत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड पास में ना हम ये डेल्टाज यूज करेंगे, स्मॉल डेल्टा ये सिंबल है, कैपिटल डेल्टा ट्राइंगल से शो होता है, ये स्मॉल डेल्टा को हम इस तरह शो करते हैं कि हर नोड के ऊपर एक डेल्टा आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एल, जे का मतलब है एल इज लेयर नंबर और जे इज उस लेयर में आपका नंबर कौन सा था, तो हर एक में होगा। और इसको आप सोचें कि हम जो हमारा ओवरऑल एरर आया है ना, उसमें हम हर नोड का कॉन्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अगर लेट से के डिजिट्स रिकग्नाइज करने थे 1 2 3 4 अप टू 9, 0 to 9 लेट से करने थे, ठीक है। और ये कहता है कि नहीं 2 पे ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है 0.1 और 3 पे दे रहा है 0.9, तो अब ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो 0.9 को असल में 0 होना चाहिए था, 0.1 को असल में 1 होना चाहिए था। तो हम उधर डिफरेंस निकाल सकते हैं कि हम क्या चाहते थे, जो हमारी आउटपुट असल में होनी चाहिए थी। तो वो हमारा आखिरी लेयर का एरर आ गया। अब आखिरी लेयर के एरर से हम वापस देखना चाहेंगे कि हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये डेल्टा यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि हमने जो फॉरवर्ड पास करके आउटपुट निकाली थी उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए थी, ठीक है। उससे हमारे पास आ गया कि यार आखिर के ऊपर जो एरर है वो तो ये आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम चाहते थे कि ये वाली चीज डिटेक्ट हो, लेकिन यहां पर हमारा 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो उस 0.1 में से हम 1 माइनस कर देंगे। हम अगर ये 1 चाह रहे थे तो ये 0 0 0 1 होना चाहिए था, राइट। तो इधर अगर हमारे पास 0.1 आ रहा है तो हमने किया 0.1 माइनस 1, हमने कहा कि यार ये बेसिकली -0.9 हमारा मसला आ रहा है इस वक्त, ठीक है। 1 जो हमारी आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस केस में, ठीक है। हमारी एक, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है ना, तो हमारे पास इनपुट और उसके साथ आउटपुट पहले से गिवन है कि भाई ये तस्वीर है और इसके अंदर ये पेडेस्ट्रियन है लेट से, ठीक है, कि बंदे की तस्वीर है कोई,
ठीक है। तो ये पेडेस्ट्रियन की अगर तस्वीर आ रही है तो हमने क्या किया, इसने डिटेक्ट किया, अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट ही किया था तो ये बिल्कुल गलत आउटपुट कर रहा था, तो इसने पेडेस्ट्रियन को प्रोबेबिलिटी 1 देने के बजाय 0.1 दे दी, विच इज़ कि इसका नहीं ख्याल के पेडेस्ट्रियन है, इसका मतलब बना। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने 0.1 में से माइनस किया कि असल में हम उस जगह पे एक्सपेक्ट कर रहे थे 1, तो हमने 0.1 में से 1 माइनस। इसी तरह इसने लेट से कार की प्रोबेबिलिटी उसी केस में दे दी लेट से 0.3, ठीक है, लेकिन कार की तो प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए थी बिकॉज पेडेस्ट्रियन की तस्वीर थी, तो हमने उसमें से माइनस कर दिया 0, ठीक है। तो हमें हर एक को माइनस कर दिया क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट y है जिसको माइनस करना है, दिस इज अ बिट वेक्टर, ये 0 0 1 0 समथिंग इस तरह चीज़ है ना, कि जिसमें आपके पास बाकी सारे 0 हैं, एक 1 है, ठीक है, और ये जो आ रहा है इधर कोई प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, ठीक है, तो उन प्रोबेबिलिटीज को हमने सबट्रैक्ट कर दिया और देखा कि यार गलती हर एक में कितनी आ रही, ये आप हर एक के ऊपर निकालेंगे तो बेसिकली ये एक वेक्टर हो सकता है पूरा, यानी कि इसको वेक्टराइज कर सकते हैं कि वेक्टर से वेक्टर को माइनस करें तो हमारे पास आउटपुट आ जाए। तो इस लेयर पे तो हमारे पास आ गया डेल्टा। तो बैक प्रोपगेशन की जो काम है ना वो बस ये है कि जो इधर एरर निकालना तो हमें पता है, कॉमन सेंस से पता है कि आप जो आउटपुट आ रही है और जो आपकी आउटपुट आ रही है दोनों में जो फर्क है वो आपका एरर है, ठीक है। जो असल में आउटपुट आनी चाहिए थी और जो गलत आ रही है उनमें से जो फर्क है वो आपका एरर बनेगा। लेकिन बैक प्रोपगेशन का काम है कि अच्छा मैं उसका इफेक्ट पीछे कैसे प्रोपगेट करूं, क्योंकि यहां तो मुझे पता है कि आउटपुट आनी चाहिए थी लेकिन यहां मुझे नहीं पता क्या आउटपुट आनी चाहिए थी, ठीक है। तो बैक प्रोपगेशन के जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली ये करना चाहते हैं कि उस आउटपुट को कंप्यूट करें। तो पहला तो हमने निकाल लिया। अब बैक इससे पिछले स्टेज पे हमने क्या किया, हमने कहा जो इससे पिछली लेयर है उसके लिए हम ये काम करेंगे कि थीटा 3 इंटू डेल ऑफ 4 इंटू जी प्राइम ऑफ Z3, ठीक है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन लग रही है लेकिन ये क्या चीज है, जी प्राइम ऑफ Z3 है सिग्मोइड का डेरिवेटिव, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव एट Z3, जो इस जगह पे इस लेयर पे जो भी आपका एक्टिवेशन फंक्शन की इनपुट आ रही थी जिसकी आपने एक्टिवेशन निकाली उस जगह पे उसका डेरिवेटिव क्या चाह रहा था, क्या वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा था, क्या वो स्ट्रेटर था, उससे हमने उस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। और किसको मल्टीप्लाई किया, हमने जो पीछे से वेट्स आ रहे थे, ठीक है, जो थीटास थे उसके पिछली लेयर के, उनको हमने इस वाले डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने इस जगह का डेल्टा निकाला और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो पीछे से वेट्स आ रहे थे उनसे, थीटा से, यानी पहले हम जब आगे की तरफ जा रहे थे तो थीटा से ही मल्टीप्लाई करके हम आगे पहुंचे थे। अब हम उसका उलट कर रहे हैं कि ये जो आउटपुट है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद उन वेट्स। तो यानी हर वेट का जितना जितना कंट्रीब्यूशन था ना, आप समझो कि हमने उस प्रोपोर्शन से पीछे की तरफ एरर प्रोपगेट किया, यानी अगर एक तरफ के वेट से ज्यादा आ रहा था तो हमने उसको ज्यादा फैक्टर चला गया एरर का, जिसकी तरफ से कम आ रहा था उसको कम फैक्टर चला गया, ठीक है। तो काइंड ऑफ इस तरीके से हम काम करें, ठीक, और उसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया सिग्मोइड के डेरिवेटिव से। इसकी हम पूरी डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे कि ये क्यों किया है, लेकिन बेसिकली ये जो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ही कंप्यूट हो रहा है, ठीक है, और उसकी डेरिवेशन, उसकी एक्चुअल डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स है मगर हम इसके स्टेप्स पढ़ लेंगे। लेकिन बेसिकली ये चेन रूल हम लगा रहे हैं, वो जो डेरिवेटिव में चेन रूल नहीं होता आपका कि आपका एक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप पहले उसका वैसे डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये वाला काम जो हो रहा है ना, ये वहां से ओरिजिनेट हो रहा है कि पीछे से जो मेरे पास आगे की तरफ वेट प्रोपगेट हो रहे थे वो किस तरह प्रोपगेट हो रहे थे कि आपने जी ऑफ थीटा निकाला था और उसके ऊपर सिग्मोइड निकाला था, ठीक है। तो अब हम उसी रेशियो से वापस प्रोपगेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है ये उस फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आ रहा है जी ऑफ जी का, ठीक है। और ये हमने प्रोपोर्शनली वेट के प्रोपोर्शनल वापस कहते हैं एरर को प्रोपगेट कर दी। तो अगर हम लेट से हमने पहले निकाला कि एरर क्या आ रहा है और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली पीछे की तरफ वो एरर डिफरेंट नोड्स पे प्रोपगेट कर, यही स्टेप हमने लेयर 3 के लिए किया, ठीक है। और यही स्टेप फिर हमने जब लेयर 3 के लिए किया तो हमारे पास बेसिकली एरर प्रोपगेट होकर आ गए कि इस जगह पे डेल्टास क्या बनते हैं, ठीक है। तो पहले हमने एरर आखिरी का निकाला,
फिर हमने उससे पिछली लेयर के डेल्टास निकाल दिए, उससे पिछली लेयर के जो डेल्टास थे फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि उससे एक लेवल पीछे का डेल्टा निकालें, उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम काम किया, ठीक है। तो एक काम जो किया उसी को रेप्लिकेट करते जाएंगे, लेयर 2 में करेंगे, आखिरी लेयर पे पहुंचे, यानी अब लेयर 2 के बाद लेयर 1 आ जाती है। लेयर 1 तो इनपुट थी और इनपुट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पर वैसे ही हमारा काम रुक गया, ठीक है। तो ये कहलाता है बैक प्रोपगेशन, ठीक है, कि जिसमें बेसिकली ये स्टेप है, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है ये कंप्यूट करना इजी है। कंप्यूट करने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, A3 अच्छा डॉट स्टेरिक का मतलब है पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना। ये मैटलैब वाली नोटेशन चल रही है इधर, पाइथन के हिसाब से शायद ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाइथन में बगैर डॉट के का मतलब होता है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें, तो मैटलैब में डॉट स्टेरिक का मतलब होता है कि पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई। तो हम ये पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम A(3) निकाल के इंटू 1 माइनस A3 करें ना, तो ये डेरिवेटिव टर्म कंप्यूट हो जाती है, ठीक है। अगेन आई विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ कि ये g(z) का डेरिवेटिव क्यों है, लेकिन बेसिकली वो कंप्यूट करना इज जस्ट वन स्टेप, ठीक है। तो ये वाला स्टेप आप करेंगे तो आपका ये डेरिवेटिव कंप्यूट हो जाएगा। और बेसिकली अगर हम ये देखें ना, तो ये इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, बट दिस इज आपका डेरिवेटिव ऑफ या ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ये जो स्टेप कर रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ओके, ये तो हमने एक एग्जांपल में किया था। व्हाट अबाउट क्या हमारे पास सारी एग्जांपल्स में क्या कैसे ये चल रहा होगा, ठीक है। तो सारी एग्जांपल्स के लिए अब हम अगर फॉर्मली पूरे एल्गोरिदम को लिखें तो ये हमारे पास x1 से xm तक सारी एग्जांपल्स बनती हैं, ठीक है, जो हमारे पास पड़ी है x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन। तो ये ट्रायंगल जो है ना, ये कैपिटल डेल्टा शो कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल डेल्टा को हम यूज करेंगे फॉर एक्यूमुलेशन, कि हमने किस एक एग्जांपल में तो मैंने बैक प्रॉप कर लिया, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं डिजिट रिकग्निशन लेट से कर रहा था, तो मेरे पास 0 से लेकर 9 तक थे, तो मैंने एक एग्जांपल ली, लेट से मैंने उठाया 3 डिजिट, ठीक है। और वो 3 डिजिट के हिसाब से जो आउटपुट आई, मैंने कहा कि यार इसके हिसाब से बैक प्रॉप कर लेते हैं, तो वेट्स इस तरह के होने चाहिए। लेकिन एक और एग्जांपल उठाई मैंने 9 डिजिट, उसको मैंने जब किया उसके हिसाब से कोई और वेट्स आ गए। फिर मैंने एक और एग्जांपल उठाई, उसके हिसाब से कोई और आ गए। तो अब ये तो बहुत सारे वेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उन सब को क्या करेंगे, ठीक है, तो हम उन सब को एक्यूमुलेट करके ना, उन सब की एवरेज बेसिकली लेकर उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से सारों का सम कलेक्टिव इफेक्ट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, बजाय ये कि हम एक एग्जांपल पे कर लें, वरना तो वो सिंपल हमेशा ही 3 डिजिट को डिटेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो हमने हर डिजिट को डिटेक्ट करना, ठीक। ओके, तो ये आपकी सारी क्या हम करेंगे, तमाम डेल्टास को शुरू में 0 से सेट करें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एक एक करके सारी एग्जांपल्स में जाएं, ठीक है। तो 2 था, 3 था, 9 था, जो भी था, आपके हर इमेज पे जाएं। उसके लिए क्या करें, पहले तो आप इनपुट को सेट कर लेंगे, पहली लेयर की एक्टिवेशन इज इनपुट। उसके बाद आप फॉरवर्ड पास करें, जो सिंपल आप हर लेयर को थीटास जो भी आपने इनिशियलाइज किए हुए थे उनके साथ मल्टीप्लाई करके आप आउटपुट निकाल लें। वो जो आउटपुट आपके पास आ जाएगी, उससे आप आखिरी लेयर के डेल्टास कैलकुलेट करें। वो कैसे करेंगे कि जो आप आउटपुट चाहते थे उससे आप माइनस कर दें जो आपकी आउटपुट आई, तो आपके डेल्टा जब वो आपके पास आ गए, तो उसके बाद आप उससे पिछली लेयर्स के डेल्टास कैलकुलेट करें, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे, कि आप उन्हीं थीटास के हिसाब से स्केल करते हुए जो आउटपुट आई थी, और उसको डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड फंक्शन एट दैट पॉइंट जो भी आपकी बनता था उससे कैलकुलेट कर लें। और आप जो आपने शुरू में 0 से इनिशियलाइज किए हुए थे, उनमें ये जो आपने डेल्टास किए ना, ए जे डेल्टा के साथ आप मल्टीप्लाई करके उन्हीं में एक्यूमुलेट करते जाए, ठीक है, एक्टिवेशन के साथ उसको एक्यूमुलेट करते जाए, ठीक है। तो ये आपका पूरा लूप चलता रहेगा। पहले लूप में आएंगे तो वो 0 से किसी एक वैल्यू पे डेल्टास आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने कोई और इमेज पकड़ा, वो पहला लेट से 3 का इमेज था, 3 के इमेज से आपने निकाला जी ये गलती बनती है। फिर आपने 10 का इमेज निकला, 10 तो नहीं, 9 का लेट से मिला, 9 पे आपको एक और गलती निकली, फिर 6 मिला, फिर जो भी आपने रैंडमली पिक किए, हर एक के ऊपर गलतियां जो आती गई, उसके हिसाब से ये आपके डेल्टास अपडेट होते गए, ठीक है। तो ये जब सारों पर अपडेट हो गए, तो अब आपने आखिरी दफा में जाकर क्या करना है, अपने थीटास को फिर अपडेट करना है उसके हिसाब से। और वो जो आप करेंगे उसके लिए आप बेसिकली ये कैपिटल डी निकालेंगे। ये जो कैपिटल डी है, ये क्या चीज है, ये बेसिकली सिंपली आपने उसको m से डिवाइड किया नंबर ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि सारों का सम कर दिया था,
तो उसको हमने m से डिवाइड कर दिया है। इसमें j इक्वल टू 0 यानी बायस के केस में हम रेगुलराइजेशन नहीं करते, लेकिन अगर बायस के अलावा जितने भी हैं उनके साथ हम लैम्डा इंटू थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक रेगुलराइज्ड काइंड ऑफ चीज़ आ जाती। तो ये जो चीज़ आपके पास आई है ना, ये आपका ग्रेडियंट निकला है, ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन निकला है, ये जो कैपिटल डी है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मली जो डेरिवेटिव है इसका वो ये बनता है, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही है? ओके ओके सो ये तो उसने उसके ऊपर लिखा था। तो मेन चीज़ ये है कि हमारा ये वाली चीज़ जो डीज हैं ये डेरिवेटिव बन गए, इनको हम वेक्टर के तौर पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था, आई थिंक वो हमें ऑलरेडी पता है कि मतलब हम पूरे की पूरी आउटपुट को इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिक एल्गोरिथम ऑफ बैक प्रोपगेशन, ठीक है। इसकी इंट्यूशन को थोड़ा समझते हैं, जो कि वैसे मैंने आपको थोड़ी बहुत पिछली स्लाइड पर ही समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें कि फॉर एग्जांपल ये हमारा 2 हिडन लेयर के साथ एक न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये इनपुट हैं और इसमें 2 हिडन लेयर हैं और दोनों की 2-2 यूनिट्स हैं बायस को अगर हम इंक्लूड ना करें। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है इसके अंदर वो क्या होगी, फॉरवर्ड पास में हम इन एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से तो z आएगा, z से आप एक्टिवेशन अप्लाई करेंगे तो a's आएंगे, वो अगली लेयर को देंगे। तो इस तरीके से चल रही होती है, राइट। सो यू अंडरस्टैंड कि ये पूरा स्टेप क्या है, ठीक है, कि आपके पास इसको आप थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे z आएगा, उसको आप एक्टिवेट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और ये थीटा से मल्टीप्लाई करना क्या है कि इन एजेस के ऊपर जो वेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ ये z कैसे आएगा, तो ये इस थीटा 10 थीटा 2 10 इसको हम कहेंगे। थीटा 2 इसलिए क्योंकि लेयर 2 है और 10 का मतलब है कि ये 1 पे जा रहा है और 0 से आ रहा है, राइट। थीटा 2 1 का मतलब है कि 1 से निकल रहा है 1 पर ही आ रहा है। थीटा 2 1 2 का मतलब है कि 2 से निकल रहा है 1 पे आ रहा है और लेयर 2 का थीटा है। तो हम इस जगह की एक्टिवेशन को थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको जो सम करते हैं वो हमारे पास z आता है, और उसके ऊपर जब सिग्मॉइड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। तो ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन ये थी, ठीक है। ये हमने पहले भी पिछली क्लास में भी किया और अभी भी दोबारा की हुई थी, ठीक है। जो बैक प्रोपगेशन है, ठीक है, वो भी कर यही रही है मगर इन रिवर्स, ठीक है। इससे मिलता जुलता काम कर रही है कि वेट्स के हिसाब से ही चीज को पीछे प्रोपगेट कर रही है, लेकिन जिस चीज को प्रोपगेट कर रही है वो आपकी एरर है, ठीक है। जो आपने आखिरी लेयर पे एरर निकाला कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, आया ये को सब्ट्रैक्ट किया, अब आपका काम है कि हर एक का कितना प्रोपोर्शन बनता है वो हम कैलकुलेट करें, ठीक है। सो कॉस्ट जो थी वो हमें पता है कि अगर हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करें तो कॉस्ट रफली यही काम ही कर रही होती है ना, कि आपके जो एक्सपेक्टेड आउटपुट वर्सेस जो एक्चुअल आउटपुट है उसको माइनस करें, ठीक है। तो अगर हम रेगुलराइजेशन वगैरह को भूल जाए तो फॉरवर्ड पास में तो हमने देख लिया था कि ये होता है। बैकवर्ड पास में क्या होगा, बैकवर्ड पास में हम एग्जैक्टली यही काम ही कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इस जगह पे जो डेल्टा 2 बनता है वो किसके हिसाब से आएगा, वो हम देखेंगे कि जो इस डेल्टा और इस डेल्टा को दोनों का इफेक्ट देखेंगे, इसको इस थीटा के हिसाब से स्केल कर लेंगे, इसको इस थीटा के हिसाब से स्केल कर लेंगे और देख लेंगे कि ये क्या बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बैकवर्ड पास के अंदर हम इस डेल्टा को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इन्हीं थीटास को यूज कर रहे हैं, बट अब हम इधर से इनपुट उठा रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दीज वेट्स ताकि ये चीज निकल आए। फॉरवर्ड पास में इसका ऑपोजिट कर रहे थे कि यहां से इनपुट उठा रहे थे और उनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं, उनको हम स्केल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा वेट्स चल रहे थे, विच ऑल्सो मेक्स इंट्यूटिव सेंस कि अगर एक आउटपुट गलत आई है, ठीक है, तो हम किसको सबसे ज्यादा पेनलाइज करना चाहेंगे। अगर एक न्यूरॉन कह रहा है कि जी ये 5 है, असल में ये 2 था, ठीक है, तो अब इसमें पीछे जो इनपुट्स आ रही है उनमें जो ज्यादा जिसका वेट है उसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस गलत डिसीजन में,
तो हम कहेंगे कि यार उसको तुम सबसे ज़्यादा पेनलाइज करो, जिसका सब कम कंट्रीब्यूशन है उसको, तो प्रोपोर्शनल टू द वेट्स आप पीछे वालों को पेनलाइज करें। तो ये बेसिक पीछे थ्योरी है जो कि हम करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप कि कुछ आपको थोड़ी समझ आएगी। इसमें वैसे एक और वीडियो है जो कि मैं लिंक कर दूंगा, ये एक मैं चैनल है 3 Blue 1 Brown के नाम से, जिसकी मैं अक्सर वीडियो शेयर करता रहता हूँ। आप लोगों को कैलकुलस के लिए भी रेफ़र किया था, टेलर सीरीज़ के लिए भी किया था, मे भी मेरे पास शायद पड़ी हो। ठीक है, ये आज आप लोग कहीं ज़हनी तौर पे कहीं और हैं, क्या चक्कर है? कोई मैच है आप लोगों का? ये कुछ और है? अच्छा, ठीक। तो ये काइंड ऑफ मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, लेकिन ये उसने एक न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ कि डिजिट रिकग्निशन का लेट से आपका चल रहा है। ठीक है, तो आपकी इनपुट इमेज है, ठीक है, सो इमेज है, उस इमेज को आप क्या कर रहे हैं, ये उसने खैर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया हुआ, बट लेट मी सी, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्लाइड्स होती तो क्या ही बात होती, ठीक है। लेकिन जो काम ये कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि आपकी इनपुट आ रही है बेसिकली डिफरेंट डिजिट्स, और उन डिजिट्स की जो पिक्सल्स थी आपने उनको स्ट्रेटन करके ना इनपुट लेयर बना दिया। ठीक है, और वो जो इनपुट लेयर बन गया उससे आप आउटपुट कंप्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब कॉस्ट क्या चीज़ है? कॉस्ट क्या है कि जो भी आपकी आउटपुट निकली थी आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लें इससे। ठीक है, यही चीज़ ही बनती है, राइट। और ये हम सारे जो ट्रेनिंग डाटा है उसके ऊपर अगर ये करें तो उसके हिसाब से आप वेट्स को एडजस्ट कर लें तो आपके पास नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा। इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या निकालते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, कि तमाम वेट्स के हिसाब से ग्रेडियंट निकालें, और ग्रेडियंट जो है वो इतनी डायमेंशन में हमारे लिए विजुलाइज करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसने आगे ना ये बड़ा जो इंट्यूटिव चीज़ दी हुई है कि आप इसको ये देखें, इमेजिन ऐसे करेंगे, लेट से कि आपके पास ये दो सॉरी स्टार्ट से मैंने गलती, लेट मी, कहाँ तक पहुँचा था मैं? सो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर थे ना हम कि इसकी कॉस्ट आ रही है, असल में 2 आना था लेकिन ये डिफरेंट वेट्स हैं जो कलर कोडेड हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं? हम करना ये चाहते हैं कि अगर 2 पे हम चाह रहे थे कि 1 आए आउटपुट, ठीक है, तो हम जो कॉस्ट आई थी उसको उससे माइनस कर देंगे। तो सारों को माइनस करेंगे तो जो फैक्टर आ रहा है ना उनमें हमें पता चल जाएगा कि इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसको नीचे, जो इधर इसने एरो के साथ शो किया हुआ है। ठीक है, और इन सब नजेस को आप क्या चाहते हैं कि हम कर ये रहे हैं कि हम ना, ये हमारा सिग्मोइड ऑफ वेट्स एंड एवरीथिंग, हमारे हाथ में क्या चीज़ है? वेट्स। ठीक है, हम चेंज सिर्फ वेट्स ही कर सकते हैं। तो हम वेट्स के हिसाब से बैक प्रोपगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये केस आ रहा है, ठीक है, कि ये आपका बनता है, लेट से कि आप जो गलत आउटपुट आ रही थी वो इस तरह की आ रही थी, तो अगर इधर 3.2 आ रहा है और इधर 0.1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये उससे 32 टाइम्स ज़्यादा वेट रख रहा है। तो हमें ज़्यादा पेनलाइज किसको करना चाहिए? 32 टाइम वेट वाले को, कि यार इसको ख़त्म करो पहले। ठीक है, कि ये कर रहा है। ठीक, तो ये बेसिक उसकी इंट्यूशन है जो कि इसके पीछे काम कर रही है। ठीक है, मैं पूरी वॉक थ्रू नहीं कराऊंगा वीडियो, इट्स अ गुड वीडियो, और ये 4 बट मैं ये वाला जो दिखाना चाह रहा था ना कि एक के हिसाब से तो हमने सारे नजेस निकाल लिए। तो हम करते क्या है कि हम सारी एग्जाम्पल्स उठाते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 के लिए लेट से निकाल लिया, लेकिन हम सिर्फ 2 के लिए तो नहीं बना रहे ना, तो हमने ये काम करना है कि हमने सारी एग्जांपल्स के लिए ये काम करना है। ठीक है, और सारी एग्जांपल्स के लिए अगर करना है तो अब ये आप समझो कि और मज़ीद एग्जांपल आई, उसको भी सम करना शुरू किया, मज़ीद एग्जांपल आई, उसको भी सम करना शुरू किया, मज़ीद एग्जांपल आई, उसको भी सम करना शुरू किया। तो ये जो सारे अप डाउन सम होने हैं इनका कलेक्टिव इफेक्ट निकाले। तो ये हमारा वो वाली चीज़ है कि जो हमने बायर आउटर लूप लगाया ना एम के ऊपर और कैपिटल डेल्टास के अंदर हम एक्यूमुलेट कर रहे थे, तो ये वो वाली काम हो रहा है कि हमने सारों के हिसाब से नजेस निकाले और उनको एक्यूमुलेट कर दिया, और उन सारे एक्यूमुलेटेड इफेक्ट जो हमारे पास निकला उसके ज़रिए हमने अपडेट किया। तो ये चैनल मुझे इस हिसाब से पसंद है कि ना ये बहुत काइंड ऑफ मेहनत के साथ ये उसने किया हुआ है। ठीक है,
और ये सिर्फ आपको अच्छा सॉरी यस, मैं इस वाली जगह पे जो बता रहे थे वो हम देख रहे थे कि सिर्फ इसको नहीं एडजस्ट करना बल्कि बाकी सारों को भी जीरो करना है, ठीक है। तो ये के ऊपर एडजस्ट कर रहा था, एम के ऊपर नहीं कर रहा था कि आपके जो बाकी सारे फाइनल आउटपुट्स आ रही हैं उनके हिसाब से भी एडजस्ट करें। उसके बाद आपने ऑब्वियसली डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आपके दो स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट बन गए ना। तो है एंड पे सिंपल सा स्टेप ही बट डन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ है जो मैं काइंड ऑफ इंट्यूशन इसकी चाह रहा था कि आपको एक अच्छी मिल जाए। मैं इस वीडियो का लिंक जो है ना ये लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसके नीचे इसका भी डाल दूंगा। ये मेरा ख्याल है कि बैक प्रोपगेशन पे दो वीडियोस हैं, एक उसको इंट्यूटिवली समझा रही है, एक उसके आगे उसकी मैथमेटिक्स में समझा रहा है कि वो क्या है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमें बैक प्रोपगेशन की पूरी इंट्यूशन ना भी समझ आए ना, स्टिल अगर हमें स्टेप्स नोन हो ना तो वी कैन एक्चुअली अप्लाई इट, ठीक है। इंट्यूशन पता हो तो ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार हाँ मैं ठीक ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करें तो अगर आपको स्टेप्स पता हो तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई इट, ठीक है। तो आई होप कि ये थोड़ी सी कुछ इंट्यूशन आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा सो ये एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम था जो कि हमने कवर करना था बैक प्रोपगेशन का, और न्यूरल नेटवर्क इसके ज़रिए ट्रेन होते हैं। तो अब आप बेसिकली इस काबिल हो गए हैं कि आप न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन कर सकें। मैं आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 प्रॉब्ली ओवर द वीकेंड अपलोड कर दूंगा। हमने अभी लीनियर रिग्रेशन वाली एग्जांपल की थी, अब अगली असाइनमेंट जो होगी वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की होगी, और फिर असाइनमेंट 3 जो होगी उसमें फिर हम न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारी असाइनमेंट्स थोड़ा सा लैग कर रही हैं, ठीक है। असूली तौर पर मुझे आज क्विज़ लेना चाहिए था क्योंकि मैंने असाइनमेंट दी थी। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्लास हम कोई क्विज़ ले लेंगे जो हमने असाइनमेंट रिलेटेड स्टफ़ किया है, यानी कि लीनियर रिग्रेशन आपको अब क्लियर होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ना बाज़ का तो आपको पैरामीटर्स को अनरोल करना पड़ता है। पैरामीटर्स को अनरोल करने से मुराद क्या है कि हमने मैटलैब वाली एग्जाम्पल ही जो पिछली दफ़ा देखी थी, हमने कहा था कि उसमें अनकंस्ट्रेंड मिनिमाइज करने के लिए एफ मिन अंक एक फंक्शन है, ठीक है। और उसको हम दे देते होते हैं कि ये लो कॉस्ट फंक्शन पकड़ो और इस कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से ऑप्टिमाइज थीटास निकाल के दे दो, तो वो फिर बाकी का काम वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। हमें इसको कॉस्ट फंक्शन और उसका ग्रेडियंट का फंक्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें कॉस्ट फंक्शन हमने देना होता है ना, इनमें एक मसला ये होता है कि ये उसमें थीटास को एज अ वेक्टर एज्यूम कर रहा होता है, यानी कि वन डायमेंशनल एरे एज्यूम कर रहा होता है, लेकिन हमारे थीटास जो हैं इस केस में 2 डायमेंशनल हैं, ठीक है। तो अगर जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनको हमने किसी तरीके से वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो वो वेक्टर बनाने का जो काम है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैटलैब में आप बड़े आराम से इस तरीके से कर सकते हैं कि जी आप थीटा वेक्टर जो बनाना है ना, आप उसको थीटा 1 सेमीकोलन थीटा 2 सेमीकोलन थीटा 3 लिखेंगे तो वो एक दूसरे के आगे अपेंड होकर एक बड़ा सा वेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह डी का वेक्टर बनाना है तो ये भी आप एक दूसरे के आगे अपेंड कर दें तो ये हो जाएगा। आई थिंक ये काम ऐसे रीशेप से भी हो जाना चाहिए, बट ये काम उसने रीशेप से नहीं किया, लेकिन उसमें एक स्टेप ऑफ ट्रांसपोज आएगा, शायद इस वजह से वो कंफ्यूज होने से बचाने के लिए नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके पास थीटा वेक्टर से आपने वापस थीटा में लेके जाना हो तो यू कैन ऑलवेज रीशेप इट, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स से वेक्टर में जा रहे हो तो हम अमूमन फिर इस तरह एक दूसरे के आगे पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आपने आपके कुछ इनिशियल पैरामीटर्स हैं, सो बेसिकली आपको एक कॉस्ट फंक्शन उसको सप्लाई करना होता है ना, तो जो आपने कॉस्ट फंक्शन सप्लाई करेंगे क्योंकि वो वेक्टर्स में लेता है तो आपको क्या करना होगा,
आपको करना ये होगा कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो वेक्टर्स में थीटा इनपुट ले और ग्रेडियंट वेक्टर आउटपुट करे, ठीक है। लेकिन आप कंप्यूटेशन करना चाहते हैं मैट्रिक्स में, तो आप स्टेप 1 ये करें कि उसको कन्वर्ट कर लें इनटू मैट्रिक्स, अपनी सारी कंप्यूटेशन करें, उसके बाद जो आपने ग्रेडियंट निकालने थे उनको वापस वेक्टर में कन्वर्ट करके आउटपुट कर दें। तो ये 3 स्टेप वो लिखे हुए, ठीक है, कि आप थीटा वेक्टर से आप मैट्रिसेस ही बना लें। मैट्रिक्स बनाने के बाद ये जो हमने फॉरवर्ड और बैक प्रोपगेशन का स्टेप देखा था, उसके जरिए आप डीज कंप्यूट करें, जेस कंप्यूट करें। लेकिन क्योंकि इसको मैट्रिसेस नहीं चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो आप उसको दोबारा वेक्टर में कन्वर्ट करके आउटपुट कर दें। तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर होगा। तो ये काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नोट है एक तरह का, कि आप इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, तो ये कोई बहुत यानी लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन बाज़ का लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा आप क्या करें, फंस गए, ठीक है, कि मैं इम्प्लीमेंट करने गया, यार ये तो मैंने तो इसको मैट्रिक्स पास किया फंक्शन को, ये तो कह रहा है कि जी मैं तो वेक्टर लेता हूँ, आप क्या करें। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब वो ये कहे तो आप उस पर परेशान ना हो, आप उसको एक दूसरे के आगे अपेंड कर दें और उसको एज अ वेक्टर पास कर दें, ठीक है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में किया कि बस सेमीकोलन ही डालना है, ठीक है। और आपका जो फंक्शन था, आप कहेंगे अच्छा अब मैं सारी वेक्टर में कंप्यूटेशन करूँ, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने फंक्शन में उसको वेक्टर से दोबारा मैट्रिक्स बनाएं, मैट्रिक्स बना के कंप्यूटेशन करें, उसके बाद दोबारा वेक्टर बनाकर आउटपुट कर दें। तो उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी कि उसको एज अ वेक्टर मिल जाएंगे, थीटास भी और ग्रेडियंट्स भी, और आपका काम भी हो जाएगा कि आप उनको एज अ मैट्रिक्स डील करना चाह रहे थे, ठीक। ओके, सो ये आपका एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन रोल था। जो मेन जो समझने वाली चीज़ थी वो तो हमारी पीछे गुजर गई, लेकिन अब हम छोटी छोटी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वाइज इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो गलतियाँ अमूमन होती हैं। तो एक तो हमने ये देख लिया कि हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर एफ में ना किया हो, आप इसको मेरा ख्याल है पाइथन में भी इस किस्म की लिमिटेशन आएगी, इसकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो वो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या करना पड़ेगा। सो ग्रेडियंट चेकिंग जो है ना, ये एक और चीज़ ये है कि आपका आपने असाइनमेंट किया तो आपको एक चीज़ हुई होगी एहसास कि आप कुछ गलत भी इम्प्लीमेंट कर दें तो चीज़ फिर भी वो आउटपुट को जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। बाज़ केस में एरर आ जाता है, बाज़ केस में आपने देखा होगा कि मैच नहीं कर रहा आउटपुट, क्योंकि अभी तो आपको सही आउटपुट गिवन है ना, ठीक है। यानी जो ऐसा एक्सरसाइज थी उसमें साथ लिखा हुआ था कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, तो आप उसको रन करें तो हो सकता है कि एरर ना आए लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट आपकी फ़र्क आ रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मशीन लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि आप उन गलत इम्प्लीमेंटेशन से किसी तरह रोक सकें, और गलत इम्प्लीमेंटेशन से रुकने के लिए आपके पास किसी तरह चेकिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उसका एक चेकिंग का मैकेनिज्म हम ये बना सकते हैं कि एक तो कॉस्ट फंक्शन हमने एक्चुअल तरीके से निकाल दिया, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हम उसका जो ग्रेडियंट निकालना है ना कॉस्ट फंक्शन का, उसमें हमें गड़बड़ का चांस लगता है कि भाई उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसका एक न्यूमेरिकल तरीका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट हमें पता है क्या होता है, तो ग्रेडियंट हमें पता है कि अगर एक 1 डायमेंशनल वेरिएबल होता तो उसकी जो स्लोप है इसी को ही हम कहते हैं ना ग्रेडियंट, ठीक है। और 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल हो तो हम उसकी उस वाले ये x के हिसाब से स्लोप है तो हम y के हिसाब से अगर निकाल लेंगे तो वो उसकी स्लोप आ जाएगी z के हिसाब से हो जाएगी। कोई आ तो नहीं गया, बाहर आए तो मुझे बता देना कि अगली क्लास में शुरू हो जाए, हमारा टाइम तो भी है थोड़ा सा है, ठीक है। मुझे आप लोग बाहर देख रहे हो ना, ये आई डोंट लाइक कि ये शीशा जो है ना, ये वाले क्लासरूम मुझे पसंद नहीं है, इसमें एक तरह का वो टीवी चलता रहता है कि वे सारे इधर कोई बंदा आ गया उधर को, ठीक है। ओके, इसको क्या हो गया अभी? वेरी बैड। उतार के दोबारा लगा दूं? चलो कुछ तो कुछ हो गया। कंप्यूटर इंजीनियर्स का जो है ना टिपिकल तरीका, दोबारा उतार के लगा दो, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि ये जो निकालना है डेरिवेटिव, एक तो एनालिटिकली निकालना है, एक ये है कि असल में हम थोड़ा सा आगे जाएं थोड़ा सा पीछे जाएं और इसकी वैल्यू कंप्यूट करें और हाइट को डिवाइड कर दें राइज ओवर रन को,
ठीक है। तो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा जो पीछे जाना है उसको हम कह सकते हैं कि हम एप्सिलॉन पीछे के माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन पे गए और हमने क्या किया, इधर भी कॉस्ट निकाल ली, इधर भी कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। और उनका डिफरेंस जो आता है कॉस्ट का वो मेरी हाइट आ जाएगी, उसको डिवाइड कर दिया 2 एप्सिलॉन से, तो मेरे पास एक एम्पिरिकल रिजल्ट आ जाएगा कि इस डायरेक्शन में थीटा क्या बनता है या उसका डेरिवेटिव क्या बनता है। और ये काम मैं हर डायरेक्शन में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये शो कर रही है कि जे ऑफ थीटा प्लस एप्सिलॉन जे ऑफ थीटा माइनस एप्सिलॉन को 2 एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो तो आपके पास स्लोप आ जाएगी टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव काइंड ऑफ एक डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये काम जो है हम ये सारे थीटास के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो सारा सेम ही है। एक रो में जो लिखा हुआ है उसमें हमने थीटा 1 में एप्सिलॉन ऐड किया, थीटा 1 से एप्सिलॉन माइनस किया, दूसरे में हमने थीटा 2 में एप्सिलॉन ऐड किया, थीटा 2 से एप्सिलॉन माइनस किया, एंड सो ऑन अप टू थीटा n। तो सारों के ऊपर आपने सारे थीटास के हिसाब से आपने ये कंप्यूटेशन कर ली। जे ऑफ थीटा तो निकालने का हमने फंक्शन ऑलरेडी, क्योंकि वो तो सिंपल था, वो तो हमने लिखा हुआ है, हमने सिर्फ उसको वैल्यू पास करनी थी कि जिस जगह पे हम निकालना चाह रहे हैं थीटा प्लस एप्सिलॉन, थीटा माइनस एप्सिलॉन, और उससे एक आपके पास आ गया। तो अब होगा क्या, जब आप ये करेंगे तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे एम्पिरिकल तरीके से, ठीक है। इस एम्पिरिकल तरीके से जो आए हैं ये आप इनको आप कह सकते हैं कि ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली वो निकाल लिए हैं जो भी मेरे ग्रेडियंट निकलते थे। तो ये उसी की इम्प्लीमेंटेशन है कि थीटा प्लस निकाल लिया, थीटा माइनस निकाल लिया, और ये थोड़ी वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन है कि सारों के लिए निकाल लिया, उन सब में से माइनस किया, जे ऑफ थीटा प्लस माइनस जे ऑफ थीटा माइनस ओवर 2 एप्सिलॉन कर दिया, ठीक। तो बेसिक मकसद क्या था इसके निकालने का कि जो हमने दूसरे तरीके से निकाला है विच इज़ मच फास्टर, हम उसको एक सैनिटी चेक कर लें, उसको देख लेंगे वो इसके करीब करीब आता है कि नहीं आता। करीब करीब आने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। वो लेट से 10⁻⁻⁴ में है, तो इसका मतलब है कि मेरी कैलकुलेशन ठीक जा रही है। 0.00001 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल ये कैलकुलेशन ठीक जा रही है। लेकिन ये वाला काम जो है ये हमने असल उसमें नहीं यूज़ करना, ये हमने सिर्फ अपनी सैनिटी चेकिंग के लिए, चेक करने के लिए कि मैंने कोई गलत इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कर दी, ये हमने उसके लिए किया, ठीक है। सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आप क्या करेंगे, आप बैक प्रॉप से डीज निकालेंगे जो कि आपके ये डेरिवेटिव से पार्शियल डेरिवेटिव, फिर आपने ये जो हमने न्यूमेरिकल तरीका अभी पढ़ा है उससे भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप मेक श्योर करेंगे कि ये ठीक है, अगर ये सही चल रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी बैक प्रोपगेशन ठीक काम करेगी। जब वो पता चल गया तो हमने ये वाली चीज़ को आप डिसेबल कर देना है, ठीक है। इसको अब आप कमेंट आउट कर दें, क्योंकि ये अगर बार बार चला तो आपका इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो हो जाएगी, बिकॉज ये अगर इतना अच्छा होता तो हम इसी तरीके से ही कर लेते ना, तो दूसरा तरीका इसकी निस्बत फास्ट था। तो ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम चेक कर सकें कि हमने कहीं गलत तो नहीं कैलकुलेट किया हुआ। दिस विल ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस कि हमने ऑल द इसकी डेरिवेशन तो नहीं पढ़ी, मगर जो ग्रेडियंट ही निकल रहा है जो हमने दूसरी बैक प्रोपगेशन की कैलकुलेशन की उसमें, ठीक, ओके। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ ये है कि जब हम इसको थीटास को इनिशियलाइज करते हैं, जो हमारे वेट्स हैं, तो हम करेंगे क्या, हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने जा रहे हैं, तो हमने शुरू में कोई रैंडम चीज़ों से इसको इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद हम उसको ट्रेन होने देंगे। फॉरवर्ड पास बैक प्रोपगेशन होती रहेगी और कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस होता रहेगा। कुछ अरसे बाद आपको उसका मिनिमल थीटास निकल आएंगे जो कर रहे हो। इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको जीरो से इनिशियलाइज नहीं करना, बिकॉज अगर हम इनको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो उसका क्या मतलब बनेगा, उसका मतलब ये बनेगा कि इनका हमेशा ही ग्रेडियंट सेम आ रहा होगा, पहले का भी वही आ रहा होगा, दूसरे का भी वही आ रहा होगा, तीसरे का भी वही आ रहा होगा। तो बेसिकली क्योंकि हर अपडेट में सारे एक ही तरह से अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास सारे वेट्स एक्चुअली सेम आना शुरू हो जाएंगे, जिसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको रैंडमली इनिशियलाइज करें। तो इधर भी आप ये कर सकते हैं कि आप ना कोई छोटा सा एप्सिलॉन सोच लें, ये डिफरेंट एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन हम किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए अमूमन यूज़ कर रहे होते, तो हम प्लस माइनस में ना एक रैंडम नंबर जनरेट कर लें, जो कि मैटलैब पाइथन वगैरह में बड़े आराम से जनरेट हो सकता है। जिस तरह ये मैटलैब में इस तरह जनरेट हो सकता है कि भाई आप माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन में अगर जनरेट करना है तो आप 2 × एप्सिलॉन
से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट आप जनरेट करेंगे ना, ये हमने बताया हुआ कि भाई 10/11 के जनरेट कर दो, ये हमारे न्यूरल नेटवर्क की डायमेंशन थी, और हम ये बाय डिफॉल्ट 0 से 1 तक नंबर जनरेट करेगा। तो आप इसको 2 एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 2 एप्सिलॉन तक चला जाएगा, उसमें से 1 एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो ये माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन तक हो जाएगा। ओके, सो ये दूसरी चीज़ थी। टाइम हो गया और बाहर कोई खड़े भी हैं, चलें ठीक है, हम इधर रुकते हैं। पुटिंग इट टुगेदर जो है ना, उसको हम अगली क्लास पे ले जाते हैं, ठीक है।